पूरे देश में जो दो पड़ोसी हैं वो दो पड़ोसी नहीं रहे। एक भाजपाई हो गया और एक सीधा मुस्लिम हो गया। एक्ट है उसको चैलेंज करा जाएगा। ठीक है कि भाई 90 एक्ट के लागू में नहीं है, इसका स्वरूप तो मंदिर वाला था। पहले जाइए भैया, इतिहास पढ़िए, पीएचडी करिए। अगर आपको कोई रोकता है इतिहास पढ़ने में तो हमारे पास आइए। महाराजा हुआ करते शिवलिंग पे उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जड़ रखा था जिसके ऊपर वो रखा था। और लाखों मंदिर बना लो, बहुत जमीन है, क्या दिक्कत है? अब सिर्फ उसी को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? हमारे राजू भाई हमारे भाई हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बचपन के साथी हैं। अच्छा, दोनों बचपन के साथी हैं? हाँ, बचपन के साथी हैं। ये हमारे साथ में खड़े हैं। ये 2014 के बाद से हमें अपना दुश्मन मानने लगे हैं, लेकिन उससे पहले इनसे पूछो अगर जो हमने एक थाली में बैठ के ना खाया हो तो। नंदी के सामने जगह मिली थी कि जिस तरफ नंदी का मुंह है, मस्जिद और ज्ञानवापी को छोड़कर यथा स्थिति बनी रहेगी। स्वरूप का कोई मामला नहीं, यथा स्थिति को बात किया। एक जगह को पॉइंट आउट किया पूरे देश। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ज्ञानवापी को लेकर के चर्चा कम ही नहीं हो रही है। लोग जानना भी चाह रहे हैं कि इसका निष्कर्ष आखिर निकलेगा क्या और किसके पक्ष में ये निष्कर्ष आने वाला है। बड़ी बात यह है, यूपी वासी भी जानना चाहते हैं। साथ में एक और बड़ी चीज हुई जो आप तक अभी तक खबर पहुंच चुकी होगी। आगरा किले की बेगम मस्जिद, जिसको लेकर के ये कहा गया है कि सीढ़ियों के नीचे ठाकुर जी दबे हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मुगल काल में यही हुआ था? क्या मुगल काल में कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाई गई थी? सवाल कई सारे हैं, पर प्रोग्राम के बीच बहुत सारे तथ्य भी निकलेंगे, पॉइंट्स भी निकलेंगे, अलग अलग एंगल्स भी निकलेंगे। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूपी वासी आखिर सोचते क्या है और उनके विचार क्या है अपने राज्य में इतने बड़े मुद्दे चलते देख करके। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ही बात करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञानवापी का भी मुद्दा चला, साथ में आगरा किले को लेकर के भी बातें तेज हो गई हैं। सब चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मुगल की जहाँ बात आती है तो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। बनारस में मस्जिद किसने बनवाई? देखिए, घाट बने हुए बनारस में, घाट ही घाट, लेकिन उसमें एक मस्जिद है। और मस्जिद किसने बनवाई है आप देख लीजिएगा, पंडित ने बनवाई, पंडित ने। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वहाँ के जो सेनापति थे, वो सेनापति क्या हुआ, उनको इश्क हो गया पंडित की लड़की से। और उस लड़की के चाह में उन्होंने कहा कि ये लड़की भेज दो या तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो पंडित जी बड़े परेशान। फिर उन्होंने 1 महीना 1.5 महीना इस टाइप से हो गया, लेकिन फिर भी वो आए औरंगजेब के पास। जो अक्सर कहा जाता है औरंगजेब ने ये तोड़वा दिया, वो तोड़वा दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब जो भी किया मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब आप औरंगजेब को सही मानते हैं? बिल्कुल एकदम माशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उस सेनापति पे ऐसा एक्शन लिया कि मैं क्या बताऊं कि अच्छा खासा एक्शन लिया। और कहा कि सब याद रखें, कहीं किसी की ऐसी इज्जत आप डाउन करेंगे तो आपकी सारी सब कुछ छीन ली जाएगी और आपको अच्छी सज़ा दी जाएगी। अच्छी सज़ा दी उनको। और वहाँ पर एक पंडित जी ने, फिर जब ये सब कुछ हो गया फाइनली, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई घाट के पास। जबकि पता है आपको घाट में कितने घाट हैं? 1 घाट, 2 घाट, 3 घाट। बनारस में घाट ही घाट है। और 80 घाट भी हैं। 80 बड़ी बात कर ले तो। यस। लोग जाते हैं कि वहाँ पर घाट में हम जाएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। ये सब प्रोफेशनल है मुग़लों के लिए, लेकिन मुग़लों ने देखो कितना अच्छा काम किया। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत मतलब वहाँ पर मस्जिद बनी वो अच्छा काम है आपके। बिल्कुल। तो आप तथ्यों से तो नहीं भटके, वो आपसे हिसाब भी मांगेंगे कि भैया तथ्य आपके ठीक भी है या नहीं है? बिल्कुल। आप कहीं भी आप देखेंगे, आप नेट वगैरह पे देखेंगे, उसका पूरा लिखा हुआ आएगा, पूरा ब्यौरा है। पूरा ब्यौरा है। आप देखेंगे तो देखिएगा, पूरा ब्यौरा है। आगे ये चलती रहेगी सुनवाई, क्या कुछ कहना? बिल्कुल। मैं तो कहूँगा सब जगह चलेगी ये बात। तो निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कितना परफेक्ट है।
अगर सोचो पंडित आया और पंडित ने ये सब लिखित में दिया और औरंगजेब ने पूरा लिखित उसमें एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद फाइनलाइज हुआ और वहाँ पर घाट पे मस्जिद वो बनवाई। कहेंगे पेपर भी दिखाइए फिर। बिल्कुल पेपर आप देख सकते हैं, आप नेट पे जाइए, पूरा ब्यूरो है इसका। चलिए, उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया है कि भैया ऐसा है तो काहे मस्जिद को गलत कहा जा रहा है। अब आपके पास भी आती हूँ सर, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद उस जगह कितनी सही है और क्या इतिहास के साथ आप छेड़खानी मानते हैं जो आपको लगता है कि ये छेड़खानी हुई थी? अभी बड़े भाई ने बताया कि मंदिर जो बना एक पंडित ने बनाया। हाँ। क्या उन्हें नंदी के सामने ही जगह मिली थी? हाँ। कि जिस तरफ नंदी का मुंह है उसके सामने मस्जिद होगी। हाँ। और वहाँ पे अभी आपने देखा कि जो शिवलिंग है हाँ। वो नीचे है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल, उस गहराई में है, उसके ऊपर एक फुहारा जैसा उन्होंने तीर कमान सा बना रखा है। हाँ, अच्छा बना रखा है जी। ठीक है, जिसकी वजह से लगे कि ये फुहारा है। बट ये तर्क अलग है। बट हमें जहाँ तक जानकारी है, जो राजा महाराजा हुआ करते हैं, शिवलिंग पे उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जड़ रखा था जिसके ऊपर वो रखा था। ठीक है, उसको छेड़छाड़ करने के लिए उन्होंने छेद कर दिया। बाकी जो कीमती हीरा था, जो नग था उसका, वो जो भी लुटेरे आए हमारे देश में, वो तो बादशाह थे, पता नहीं क्या थे, हम तो लुटेरे ही कहेंगे। अच्छा, जो उनको लुटेरे कहेंगे। लुटेरे आए, उन्होंने मस्जिद अपना जो भी भूत प्रस्ती को उन्होंने मानते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी ये हराम है। हाँ। ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो तोड़ा और अपना इस्लाम का वो करते रहे, प्रचार आप कह करते रहे रहे। शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर वो थोड़ा सा टूटी हुई है, ऊपर जो निशान बने हुए हैं, उस जगह एक हीरा था जिसको हटा लिया गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। ये एक बड़ा जी, पॉइंट आप दे रहे हैं। जी, 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 जी। तो आप क्या मानते हैं इस स्थिति को देख करके, आप पर्सनली क्या सोचते हैं? भाई हमने जो कोर्ट है उसका निर्णय कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। सारे साक्ष्य कोर्ट के समान है। हाँ, बिल्कुल। हम कोर्ट के माध्यम से मंदिर वहाँ बनवाएंगे। अच्छा, बनवाएंगे कोर्ट के माध्यम से। हाँ, चलिए, उन्होंने कहा कि कोर्ट के माध्यम से ही मंदिर बनवाएंगे और लोगों से भी जान लेती हूँ। आप बताइए भैया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है यूपी वासी होने के नाते, कि होना क्या चाहिए पूरे यूपी में, या फिर ज्ञानवापी को लेकर के क्या मुद्दा है? दरअसल हमारे देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जी, उन सरकार को होना तो ये चाहिए था इस वक्त कि वो कोरोना काल से हमारा देश जूझा है, कोरोना पे काम करते, स्वास्थ्य पे काम करते, शिक्षा पे काम करते, विकास पे काम करते। जो सरकारें चल रही हैं उन सरकार के पास काम ही नहीं है कोई। 1991 में जब देश में एक लहर चल रही थी तो एक सरकारों के माध्यम से एक कानून बना और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि 1991 के बाद बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी धरोहर हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, यथा स्थिति उनकी बनी रहेगी। और ये बाबरी मस्जिद ऑलरेडी विवादों में है। हाँ, और उसके विवादों को देखते हुए हाँ, आज के बाद से जो भी स्थिति देश में है, पूरे देश में, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, हाँ, और ये कानून पहले प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सभी सरकारों ने। हाँ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो उसके बाद इन सरकारों को ज़रूरत क्या पड़ गई। हाँ, और इसमें उतने ही गुनहगार वो मीडिया चैनल भी हैं जो इसको हवा दे रहे हैं। हाँ, अगर सरकार हमारी नहीं मानती उस कानून को, तो पहले प्रस्ताव पास करे और उसको खत्म करे कानून को। हाँ। उसके बाद इस तरह की याचिकाएं आनी चाहिए। वो कह रहे हैं क्या संविधान को नहीं मानती है पार्टी? फिर पार्टी की बात ही कहाँ से आ गई? वो तो हिंदू पक्ष सवाल उठा रहा है ना। एक तो ये भी सवाल है, सरकार तो बहुत पीछे है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? संरक्षण प्राप्त है। आप उठा के देखिए ना, याचिकाएं उठा के देखिए, कौन है वो लोग जो जा रहे हैं इन याचिकाओं के खिलाफ। हाँ। मतलब जो याचिका लेके जा रहे हैं वो कौन है वो लोग? आप ही ये आप बताइए ना। पेपर। मैं बता रहा हूँ, पार्टी समर्थित लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, और कौन है? चलिए, वो कह रहे हैं संविधान को नहीं माना जा रहा है, आप ठुकरा रहे हैं पूरी तरीके से। 1991 की वो चीजें भी याद दिला दी कि क्या कानून को नहीं मानते, और अगर नहीं मानते हैं तो उसको कानून को जो है खारिज कर दीजिए। अपने मुंह से ही बोल दीजिए कि हम खारिज करते हैं, हम किसी कानून को ही नहीं मानते। उनका ये भी पॉइंट है। जो 1991 का एक्ट है वो है क्या, पहले मैडम ये समझिए, आप बताइए। ठीक है, उसमें ये है कि जो
कोई भी धार्मिक स्वरूप जी। है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये स्वरूप है। अभी तो वो स्वरूप तय किया जा रहा है मैडम, ये नहीं कि हम वो कह रहे हैं। अभी ये स्वरूप किया जा रहा है, वो मस्जिद है या मंदिर थी। अभी तो स्वरूप तय करके कोई साक्ष्य लिए जा रहे हैं। जब साक्ष्य लिए जाएंगे तो उसको फिर 91 का जो एक्ट है उसको चैलेंज करा जाएगा। ठीक है कि भाई 90 एक्ट के ये लागू में नहीं है, इसका स्वरूप तो मंदिर वाला था, तो मस्जिद उन्होंने बनाएंगे तो स्वरूप तय करेंगे ना अभी तो इसका। स्वरूप पर लड़ाई है। हाँ। फिर उसके बाद 91 के उस कानून को भी चुनौती देंगे अगर दे रहे हैं, क्लियर दे रहे हैं, दे रहे हैं। भैया को जाना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए। ऑर्डर ये है कि 1991 में अगर जब बाबरी मस्जिद को हटा के रखा उससे, तो ज्ञानवापी को भी तो हटा के रख सकते थे उस वक्त के जज। हाँ। वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी को छोड़कर यथास्थिति बनी रहेगी। हाँ। स्वरूप का कोई मामला नहीं, यथास्थिति को बात किया। एक जगह को पॉइंट आउट किया पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून जो ऑर्डर दिया वो ये दिया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर पूरे देश में सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनी रहेगी। ये ऑर्डर है। अब उसमें स्वरूप कहाँ से आ गया? अब ये स्वरूप का मानक तो तय किया जाएगा, कौन तय करेगा? घुमाया फिराया जा रहा है बातों, कुछ चीजों को माना नहीं जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। आप बताइए। देखिए, जब राम मंदिर का ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने, उसके ऊपर एक दबाव था। वो जो अमीना बानो को जो तलाक का केस लड़ रही थी, उनका एक जो गई थी कि मुझे 3 तलाक दिया गया, उस पे उन्होंने समझौता करा था। जी। हाँ। ठीक है, समझौता करा था, मैं राम मंदिर खुलवाऊंगा, आप इस पे हम आपका जो कानून है उसको 3 तलाक वाला उसको नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक समझौता करा, उन्होंने राम मंदिर को छोड़ के जो कथाकथित कांग्रेस की सरकार ने बनवाया ना, तो दबाव किसी का था, तो उन्होंने एक को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे कहीं कहानी अटक रही थी, तो वो कहेंगे कि फिर कांग्रेस को क्रेडिट मिलना चाहिए राम मंदिर का। तो राम मंदिर का खुलवाने में तो क्रेडिट था, ठीक है, बट बनवाने में नहीं था। उन्होंने बनवाने में नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक वो 3 तलाक वाला जो मुद्दा था उसको करा, वरना तो कितने प्रतिशत कांग्रेस को भी देंगे ये बताइए राम मंदिर का क्रेडिट? 20%। अच्छा, 20% उनको जाता है, 80% भाजपा ने काम किया। अच्छा, चलिए आपसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, हो सकता है कि आगे बहुत सारी चीजों की खोजबीन की जाए, क्योंकि देश में शंकाओं का विषय बन चुकी हैं मस्जिदें। क्या कहना चाहते हैं सीधे मस्जिद को लेकर के? मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि अदालत ही अब विवादों को जड़ दे रही है। हाँ, किस तरीके से ये मान? जैसा भाई ने अभी जिक्र किया, हाँ। उपासना स्थल कानून 1991 में जब बना था, तो उस कानून के तहत ये तय था कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त जितने भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में हैं, वो उसी स्थिति में हमेशा रहेंगे, सिर्फ एक अयोध्या को छोड़कर। अब बार बार अलग अलग मस्जिदों पे, अलग अलग इबादत खानों पे जो एप्लीकेशन ये दायर हो रही हैं, और बड़े ताज्जुब तो मुझे कोर्ट के फैसले पर हो रहा है कि कोर्ट ही उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उस पर सुनवाई भी चल रही है। कह रहे हैं जब याचिकाकर्ता उसको चुनौती दे रहे हैं उस कानून को, तो क्यों कोर्ट नहीं सुनेगा? फिर याचिकाकर्ता ने तो याचिका ताजमहल के ऊपर भी दी थी, और जिसमें ये कहा था कि इसमें हमारा कुछ धार्मिक मामला है, तो कोर्ट ने क्या कहा था कि पहले जाइए भैया, इतिहास पढ़िए, PhD करिए, अगर आपको कोई रोकता है इतिहास पढ़ने में तो हमारे पास आइए। तो वो पढ़े और फिर ज्ञानवापी पर भी तो पहुंचे वहीं। तो इस कोर्ट को इस चीज को समझना चाहिए ना कि तो तथ्य दिखा रहे हैं, वो वीडियोग्राफी लीक भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कल से वो वीडियोस चल रही हैं जो लीक हुई हैं, और उस लीक वीडियो में एक चीज सामने आ रही है कि एक काले कलर का पत्थर है जिसको हम शिवलिंग के आकार में देख सकते हैं कि शिवलिंग ऐसा ही होता है। उनका मानना है कि उसके ऊपर हीरा भी जड़ा हुआ था जिसको क्षतिग्रस्त करके हटा दिया गया है, ये भी उन्होंने कहा। देखिए मैडम, इसके कोई साक्ष्य नहीं है, ये असल में एक मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ। अच्छा, मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है? हाँ। अब अयोध्या मुद्दा तो रहा नहीं, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो मुद्दा था वो तो कोर्ट के जरिए सुलझ गया, जो होना था वो हो गया। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था, अब उसको भाजपा को उसी टक्कर का, उसी लेवल का मुद्दा चाहिए, इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह और लाल किला जो अपना आगरा में है उसी के ऊपर, या दीगर और भी मामले अब आते चले जाएंगे। तो भाजपा के लिए पिटारा खाली है मुद्दों का, उसे मुद्दा चाहिए उसी टक्कर का जिस टक्कर पे वो जमीन से अर्श पे पहुंची थी भाजपा। पूछना चाहती हूँ, लड़ाई कांग्रेसियों से है, मस्जिद से है, मुगलों से है, किससे? अभी बात की राजनीतिकरण तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो राजनीतिकरण हुआ, ध्रुवीकरण हुआ वोट का, वो कांग्रेसियों से करा,
ठीक है। अब जो आज़ाद हुआ है, जो 2000 नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इससे जो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई है, जो इनके लिए तो है, मतलब काबा है, सब चीज़ हमारे लिए। काशी मंदिर नहीं है, हमारे राम जन्मभूमि नहीं है भाई। हमारे जो इष्ट कुल देवता है, हम उनकी तो डिमांड करेंगे ही भाई। हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बिल्कुल एक पॉइंट रख रहे हैं वो कि अगर यहाँ पर हम मंदिरों की डिमांड नहीं करेंगे तो क्यों क्या करेंगे? आपको भी अपने धर्म से प्यार होगा, उनको भी अपने धर्म से प्यार होगा, तो कहना क्या चाहते हैं? आपको तो खुद खड़ा होना चाहिए मंदिर के लिए, तो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, इस देश में हजारों लाखों मंदिर हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, बहुत सारे मंदिर बनाओ। जो मस्जिद वहाँ है, हम तो चाहते हैं कि उससे भी बड़ी जमीन पे, अन्यथा किसी और जमीन पर उससे भी भव्य मंदिर बनाया जाए। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो मौजूद नाम से नफरत तो नहीं, नफरत क्यों नहीं होगी हमें? जन्मभूमि क्या हो सकती है? एक की बात सुनेंगे जी, बोलिए। नहीं, हमें किसी मंदिर से कोई नफरत नहीं है, हम सब भाईचारे में रहते हैं। हजारों मंदिर हैं और लाखों मंदिर बना लो, बहुत जमीन है, क्या दिक्कत है? अब सिर्फ उसी को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कह रहे कि कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट किया जाए। मंदिरों से कोई आपत्ति नहीं है, खूब किया जाएगा और मंदिर बनाया जाए। कृष्ण जन्मभूमि, क्या दूसरे स्थान पे कृष्ण जी जन्म ले सकते हैं? या लिया? एक ही बार तो कोई भी देवता है, इष्ट कुल है, वो एक ही बार तो धरती पे जन्म लेगा या बार बार लेगा? तो अगर दूसरी बार बार लेते तो वहाँ पे बना लेते, पर वहाँ पे तो एक ही जगह लिया ना। उसको जो भी इनका प्रोपेगेंडा था, उसके तहत इन्होंने मंदिर जहाँ पे हम आराध्य करते हैं, सोमनाथ मंदिर कितनी बार टूटा, ठीक है। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पे नहीं कर पाए। अब इसको हम कोर्ट के माध्यम से कह तो रहे, हम अपने साक्ष्य दिखा रहे हैं भाई, हमारे कर्म भूमि है, जन्मभूमि हमारे स्कूल दे दो। तो उसको नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? बिल्कुल, वो कह रहे हैं उसको नहीं लेंगे तो किसको लेंगे। मथुरा की भी बात वो कर रहे हैं, बनारस की भी बात, मतलब काशी की भी वो बात कर रहे हैं, साथ में आगरा में भी याचिका डाल दी है। तो तीनों तरफ कहीं ना कहीं याचिका डल चुकी है और आगे सुनवाई की पेशकश हो रही है। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आगे रहेगी क्या? मैडम ये जितनी भी याचिका डल रही हैं, ये सब फर्जी हैं और ये सिर्फ सरकार के हिसाब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा साथ हमारी जो राष्ट्रीय मीडिया है वो दे रही है। ये जो रात दिन जो नफरत की भट्टियां जल रही है ना मीडिया में बैठ के, वो सरकार वही तो चाहती है कि ये नफरत की भट्टियां चलती रहे, ध्रुवीकरण चलता रहे, चुनाव होते रहे। उनसे क्या कहना चाहते हैं? कैमरे के जरिए उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि यहाँ से एक प्यार वाला माहौल निकल करके जाए। आपके भाई यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे राजू भाई हमारे भाई हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बचपन के साथी हैं। अच्छा, दोनों बचपन के साथी हैं? हाँ, बचपन के साथी हैं। हाँ। तो हम तो चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर बनाइए, बहुत सारे मंदिर बनाइए जो हमें विरासत में हमें मिली हैं। 15 अगस्त 1947 से जब हमारा देश हुआ है, जो हमें विरासत में हमारी धरोहर मिली है, वो सब देश की धरोहर भी तो है। वो जैसे है उनको ऐसे ही सजो कर रखा जाए, कितना अच्छा रहेगा, भाईचारा बना रहे, वो धरोहर भी सजो ही रहे। क्या दिक्कत है? तो मतलब अभी लग रहा है कि डगमगा रही है स्थिति। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मस्जिद रहे और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी। वो मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ये प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा, ये सरकार द्वारा प्रोपेगेंडा है और उसमें बराबर साथ मीडिया भी दे रही है और सरकार के जो लोग हैं पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हैं और सरकार वही तो चाहती है कि अभी भाई ने एक जिक्र करा था ध्रुवीकरण का, कांग्रेस का नाम लिया और ध्रुवीकरण का जिक्र किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ दो बड़ी कम्युनिटी हैं देश के अंदर, एक 15%, एक 80%। अगर ध्रुवीकरण होगा तो किसको फायदा होगा? भाजपा को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? 15 हैं, अगर 100% भी एक हुए तो 15 ही रहेंगे ना, और 80 हैं, अगर वो आधे भी एक हुए तो 40 हो जाएंगे ना। तो वही तो चाहती है कि कम से कम 40 पे तो अपना कंट्रोल रहे। देखिए, ये जो मैडम एक चीज बात करें, ये जो भाजपा की हमारी आरएसएस समर्थित जो ये नीतिगत जो फैसले ले रही है भाजपा, उसके एक बहुत मोटा सा संदेश देना चाहती है कि 15% को टारगेट करो, 15% को टारगेट करो और पीछे जो 80% हैं इनको कैसे ध्रुवीकरण करो। उनका मकसद 15% को नुकसान देना कम है, बल्कि वो जो 80% हैं उनको एक इतने मेजॉरिटी में उनको अपने साथ ले लो जिससे उनकी सरकार बनी रहे और बनती रहे। अब आप, ये बहुत मोटा सा फंडा है, 80%, 80 में अगर आधे भी एक हुए 40 का मतलब ये है कि बहुमत से सरकारें बन जाना। जब बहुदलीय मुकाबले होते हैं और एक तरफ 40 और एक तरफ 60 होते हैं, 60 5 जगह होते हैं और 40 एक तरफ होते हैं, तो बहुमत निकल कर आता है, बहुत बड़ा मैंडेट निकल कर आता है। मैडम, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पार्टी खुद ही ध्रुवीकरण चाह रही है और कोई नहीं चाह रहा है, खुद ही वो ध्रुवीकरण चाह रही है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैडम एक बात बताओ, अगर ध्रुवीकरण चाहती बीजेपी अकेले
दम पे लड़ी, जी ठीक है, और उससे पहले सपा और आरएलडी और ये सब एक हुए, ठीक है, उससे पहले आपका कांग्रेस और सपा एक हुई, जी ठीक है, और एक अलायंस पूरा चला, एक अलग हुआ, फिर भी अपने दम पे बीजेपी लड़ी, ठीक है, अपने दम पे लड़ी। अब ये कह रहे हैं कि हम 15% उसमें भी बहुत सारे संगठन थे पूर्वांचल के, याद होंगे आपको। अपना दल का कितना वोट, निषाद पार्टी भी थी, तो निषाद पार्टी का कितना वोट बैंक है, फिर भी उन्होंने करा। तो उन्होंने अपनी जो अच्छी नीति, जो सारी लोग हैं वो सब पार्टी के ही है क्या? वो जो 15 करोड़ जो वोट बैंक मिला है, वो क्या वो जो 200 या 300 नेता हैं जो चला रहे हैं, क्या उन्होंने सबके दिमाग को खरीद रखा है? उनकी भी तो विचारधाराएं हैं जो वो जीत के बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतना वोट बैंक मिला है तो उनकी भी तो विचारधारा है, तभी तो एक पार्टी को पसंद किया है। अब आप बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों की राय पे दोनों को सुन लिया है, अब आपका अपना पर्सनल ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस यूपी के लिए खास करके? मैं बता देता हूं कि मेरा अपना ओपिनियन क्या है। असल में भाजपा के लोगों का जो काम है वही भैया राजू कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ असमंजस में फंसाए रहो और अपना काम सीधा करते रहो। कोई पार्टी हिंदू धर्म के लिए आवाज नहीं उठाती थी, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी पार्टी हिंदू धर्म के लिए आवाज नहीं उठाती थी। आज एक सत्ता में ऐसी पार्टी बैठी है जो आवाज उठाना जानती है, और इसीलिए वो कह रहे हैं मैं अपने विचारों को आगे रखता हूं। मैडम, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया था, इस पार्टी को जन्म दिया था, उन लोगों के इतिहास को आप जानोगे ना, तो आज भाजपा के होर्डिंगों पे उन लोगों के फोटो नहीं मिलते हैं। आज सिर्फ किसके नाम गिनवाना चाहेंगे ऐसे? आपके एडवाणी जी का फोटो नहीं मिलता, मुरली मनोहर जोशी जी का फोटो नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों के फोटो नहीं मिलते हैं। मैं नाम गिनाऊंगा बहुत सारे हो जाएंगे। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज सिर्फ एक चीज़ चल रहा है, मोदी हैं तो भाजपा है, मोदी हैं तो ये मुमकिन है, मोदी हैं तो वो मुमकिन है। देश में जितने भी काम हो रहे हैं, आप एक ज्ञानवापी की बात ना करें। अब अजमेर में कौन निकल आया? अजमेर में भी शिव जी निकल आए, वहाँ पर भी शिवलिंग निकल आया, कहीं रामलला निकल आते हैं, कहीं कृष्ण जी निकल आते हैं। ये आस्थाओं से खेलकर लोगों को डिवाइड करके और अपने साथ जोड़ रहे हैं, और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं के हितैषी हैं। मैं अभी की बात करूं तो चाहते क्या हैं आप, सीधे ये बताइए। यहाँ पर वो भी हैं, आप भी हैं, दोनों ही हैं, बताइए दोनों पक्ष क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इनका पता नहीं, इनके प्रोपगंडे का किसी को कोई पता नहीं। सही बात यह है कि मोदी जी को भी पता नहीं सुबह होगा क्या देश के अंदर, क्योंकि होता वो जो अमित शाह चाहते हैं। अच्छा। मैं आपको ये बता दूं, हम ये चाहते हैं, हमसे मुराद ये है कि अमूमन लगभग आप देश के 15% मुस्लिमों से पूछ लीजिए, वो ये चाहते हैं कि देश में अमन अमान कायम रहे, देश में कोई व्यवस्था ना बिगड़े, जो जिस जगह जो चीज़ है वो वैसे के वैसे ही रहे, किसी की किसी चीज़ से छेड़छाड़ ना करी जाए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। अब धर्म से भी प्यार है आपको पूरी? बिल्कुल बराबर। ये हमारे साथ में खड़े हैं। ये 2014 के बाद से हमें अपना दुश्मन मानने लगे हैं, लेकिन उससे पहले इनसे पूछो, अगर जो हमने एक थाली में बैठ के ना खाया हो तो हमने एक थाली में बैठ के खाया। 2014 के बाद दुश्मन मानने लगे हैं पूरे देश में जो दो पड़ोसी हैं, वो दो पड़ोसी नहीं रहे, एक भाजपाई हो गया और एक सीधा मुस्लिम हो गया। कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या बिल्कुल पक्का तौर पर आपको ये माइंड वॉश करके टारगेट किया जा रहा है इन लोगों। आप ये कह रहे हैं कि अब हमें बोलने की अभिव्यक्ति आई है, और जो भी होगा हम कोर्ट के माध्यम से, जैसे भी होगा मंदिर या मस्जिद का जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे। चलिए, वो कह रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से जो निकलेगा उसको माना जाएगा। उधर वो कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखे हैं, क्या कुछ कहा है। शालीनता से दो दोस्तों ने ही इस मुद्दे को गंभीर बना दिया और नॉर्मल भी बना दिया। दोनों ही चीजें उन्होंने कही। बड़ी बात, बड़ा मैसेज पूरे यूपी में भी जा रहा है। अब क्या आगे होगा वो देखना होगा, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।